पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जो विजेता रहे उनके लिए भी और जिन्होंने अच्छी कोशिश की उनके लिए भी। और इस वक्त हमारे साथ पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 29 साल के हैं कुसाले, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनका जीवन भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलता जुलता सा है। यहाँ स्वप्निल कुसाले भी धोनी की तरह भारतीय रेलवे में टीसी के पद पर काम करते हैं और अब कुसाले धोनी को अपना आदर्श भी मानते हैं। हमने फिल्म के जरिए देखा है और फिलहाल स्वप्निल कुसाले हमारे साथ में हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे साथ मनोज जोशी भी जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में स्वप्निल कुसाले की कोच भी जुड़ी हुई हैं, दीपाली देशपांडे जी। बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले मुबारकबाद स्वप्निल कुसाले आपको। जब आपके मेडल मिलने की खबर सामने आई थी, बुलेटिन उस वक्त मेरा ही था, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने ही ली थी और आज आप इंडिया न्यूज़ के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल, आपको कैसा लग रहा है? पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहा, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, देश भर से दुआएं मिली और देश भर से अब बधाइयों के सिलसिले भी। स्वप्निल से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपाली देशपांडे जी, चूंकि आप स्वप्निल की कोच हैं और कहा जाता है जब खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है, मेहनत करता है तो बराबर की हिस्सेदारी या फिर इनफैक्ट उससे ज्यादा कोच को डिसिप्लिन दिखाना होता है, मेहनत करनी होती है और जब मेहनत रंग लाती है तो चेहरे पर खुशी भी बढ़ती है और गर्व भी होता है। दीपाली जी शायद मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आई, बोलिए। हाँ, तो स्वप्निल के साथ मैं पिछले 11 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब वो 2013 में, मैं 10 साल नेशनल टीम की कोच रही हूँ। पहले 8 साल जूनियर टीम की चीफ कोच थी। तो वो जो जूनियर प्रोग्राम था उसके तहत स्वप्निल नेशनल स्क्वाड में आया था और वहाँ मैं पहली बार उससे मिली 2013 में। और तब से लगातार वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इवन जब वो जूनियर से सीनियर भी हो गया उसके बाद भी हम इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो इतने 11 साल के इस जर्नी में क्योंकि उनका तब वो अपने टीन्स में था, 17-18 इयर्स ओल्ड। और तब क्योंकि वो अलग अलग जैसे दे वर ग्रोइंग अप, जूनियर से सीनियर हो गए, फिर उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारे। तो ये पूरे इस जर्नी में उसको मैंने देखा हुआ है। हाँ। तो इसलिए उसकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है तो और वो कब क्या कर सकता है, आपने पूरी मेहनत की है। और मनोज जी भी मेरे साथ में हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं आईटीवी ग्रुप के। मनोज जी, 11 साल का लंबा सफर है और 11 साल की मेहनत से ज्यादा अगर मैं कहूँ 11 साल का तप है दीपाली देशपांडे जी का, तो गलत थोड़ी होगा। जी हाँ, बिल्कुल नेशनल कोच रही हैं और सबसे अच्छी बात है कि 2002 में जब बुसान एशियन गेम्स था वहाँ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और ओलंपिक में एक टर्निंग पॉइंट भारतीय टीम का आया और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता और साथ में अंजलि भागवत थी। और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दीपाली जी भी उस टीम के सदस्य थी और इन्होंने जो कड़ी मेहनत की है स्वप्निल के साथ, मैं चाहूँगा कि स्वप्निल भी हमारे साथ जुड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक सवाल दीपाली जी, कि कोल्हापुर के कांबलवाड़ी गांव से लेकर पेरिस तक का जो उनका सफर था उसको आप किस तरीके से देखती हैं? हालांकि उसके बीच में कई पड़ाव आए जिसमें नासिक भी है, पूना भी है, मुंबई भी है, किस तरह से आप देखती हैं? दीपाली जी, बस मैं यही जानना चाह रहा हूं कि किस तरह का उनका सफर रहा है, जिस तरह से कोल्हापुर से सांगली, सांगली से नासिक, नासिक से पूना और आप उसके साथ जुड़ी रही, किस तरह का आपका अनुभव रहा और किस तरह से आपने इनको तराशा? वो जब कोल्हापुर कंबलवाड़ी से है वो, तो जब आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में, तब महाराष्ट्र सरकार ने क्रीड़ा प्रबोधिनी करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो उन्होंने रूरल और छोटे टाउन्स, छोटे शहरों से बच्चों को, स्कूली बच्चों को
क्रीड़ा प्रबोधिनी में एडमिट करवाया और उनको पहले तो उनको काफ़ी अच्छा बेसिक ट्रेनिंग देके फिर उनको बताया कि आप जो चाहे खेल आप चूज़ कर सकते हो। तो उसने शूटिंग चुना, इसलिए पहले तो 1 साल वो सांगली में था, वहाँ से फिर उसको नासिक प्रबोधिनी में शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ पे स्कूलिंग अच्छी थी, जैसे भोसला मिलिट्री स्कूल से जुड़े हुए थे ये क्रीड़ा प्रबोधिनी। तो वहाँ उसका शूटिंग से मुलाकात होगी और वहाँ से फिर जब बालेवाड़ी शूटिंग रेंज बना, बालेवाड़ी स्टेडियम बना 2008 में, तब उनको फिर क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी थी, उनको यहाँ पे फिर पुणे में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो पुणे में उनका जो शिफ्टिंग था वो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि वहाँ उनको बेहतर इक्विपमेंट, बेहतर वेपन्स, बेहतर एम्यूनेशन मिल गया, अच्छी रेंज मिल गई और फिर जूनियर टीम में वो पहली बार आए। 2011 से वो था जूनियर टीम में, लेकिन मैंने जूनियर टीम ज्वाइन करी 2012 के एंड में। तो मेरे पास तो वो जब आया था वो 2013 में, तो वो जो उनका पूरा जो जनरेशन था उनको एक जैसे हमारे जनरेशन के हम कुछ शूटर्स थे जैसे जसपाल और मैंने ये जूनियर टीम की बागडोर संभाली थी। तो उनको सीखने का बहुत ये था कि बहुत अच्छा करना था और स्वप्निल की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत ये थी कि प्रबोधिनी से आया था तो वो सारे बच्चों में वो फिजिकली बहुत फिट था और डिसिप्लिन भी था। स्वप्निल की कहानी जो है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, और जैसा कि हमने इससे पहले कहा कि महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर हैं स्वप्निल कुसाले एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत बधाई। जी मैम, थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है और जरा अपने बारे में खुद से बताएं, आप महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर कैसे हैं, उनकी कहानी से मिलती जुलती आपकी कैसी कहानी है, और ये जो यहाँ तक का सफर है जहाँ ब्रॉन्ज जीता है, पेरिस ओलंपिक में नाम भारत का किया है, वापसी हुई, स्वागत हुआ, कैसा लगा, लोगों के रिएक्शंस क्या थे? मैम काफ़ी बढ़िया लगा देश के लिए मेडल जीत के और देश का नाम प्राउड करके। और सेकेंडरी बात कि इंस्पिरेशन लाइक ऐसा है कि थोड़े स्टोरी सिमिलर है कि वो भी टीसी थे, मैं भी टीसी था। एंड जैसे कि उन्होंने, जैसे हमने सबने मूवी देखी है उनकी, एंड उसमें ऐसा था कि उन्होंने पैशन, उनका ड्रीम को फॉलो किया था, ना कि जो प्रेजेंट उनका वर्क था उसमें उन्होंने बट उसकी कुछ फॉलो नहीं किया। एंड वैसे से मैं भी कर रहा हूँ कि मुझे जो ड्रीम है मेरा है ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाना देश के लिए, और उसी के लिए ही मैं खेलता हूँ। और एक मुझे शूटिंग है गेम मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, उससे मुझे लगाव है, इसलिए मैं खेलने रहता हूँ। अच्छा, भविष्य की क्या प्लानिंग्स हैं? ये पैशन इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है? जी मैम, जी। मनोज जी, आपके जहन में भी बहुत से सवाल हैं। मेरे से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि अब ये इतिहास पुरुष बन गए हैं। स्वप्निल, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब क्वालिफाइंग मुकाबले हुए थे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के, तो आप 7वें स्थान पर थे और जो आपके साथी थे जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, वो भी बाहर हो चुके थे रेस से क्योंकि वो एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट थे। उस समय कितना दबाव था आपके ऊपर, क्या चल रहा था आपके मन में? सर दबाव तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस मेरा वहाँ का प्रिपरेशन है उसको भी फॉलो कर रहा था। और जैसे मैच ख़त्म किया, जितना मैंने मेहनत की थी, जो भी इतने साल की मेहनत की है, जो भी मैम ने सिखाया था, सब कुछ वहाँ पे क्वालिफिकेशन के टाइम पे इनपुट किया था मैंने कि कुछ भी हो जाए कामली रह के वहाँ पे शूट करना है, ना कि भागदौड़ में शूट करना है, कोई प्रेशर लेके कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो बस सबके जो भी जितना वर्क किया था मैम ने मेरे ऊपर कि प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करना है या हर एक शॉट कैसे चलाना है, वो बस सारा इस्तेमाल करके मैंने वहाँ पे शूट किया था। और जैसे ही पीछे आया तब मनोज सर ने बताया कि उन्होंने भी स्कोर नहीं देखा था या कितना रैंक है वो नहीं देखा था, बस इतना बता रहे थे कि पीछे आके सब लोग कि आज जो मैच चलाया उसके पहले कभी तूने मैच नहीं चला, इतना कामली और शांति से मैच चलाया था। तो बस मैं वही प्रिपरेशन में ही लगा था। और जैसे ही बाद में जब रैंडम चेक आया तब मुझे पता चला कि आई वाज इन 7th ऐसे। स्वप्निल, वैसे आमतौर पर जो कोल्हापुर है उसको पहलवानों की नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ से बहुत पहलवान निकले हैं देश के लिए। आप भी कोल्हापुर से निकले हैं, बाद में आपका सांगली कैसे जाना हुआ, आपका जो है नासिक कैसे जाना हुआ, पूना कैसे जाना हुआ, और साथ ही आपका कुश्ती की नगरी में शूटिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपका? जैसे कि सर मैं सांगली जैसे गया, लाइक क्रीड़ा प्रबोध में मेरी भर्ती हो गई थी जो अपना महाराष्ट्र का स्कीम का पोडियम है, तो उसमें 2008 में मैं सांगली में था क्योंकि एक साल पहले पूरा फिजिकल फिटनेस पे वो ध्यान देते हैं
और उसी साल में जब लास्ट ईयर होता है, लास्ट मंथ, तब वो टेस्ट लेते हैं पुणे में, ताकि हर एक एथलीट किस गेम के लिए काफ़ी खेल सकता है अच्छे से उस गेम के लिए। तो जैसे टेस्ट लिया तब मेरा शूटिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए नाम आया था, बट मैंने शूटिंग चूज़ किया था क्योंकि 2008 में जब यूथ कॉमन गेम्स हुए थे, तो उसके फाइनल्स मैंने देखा था। और शूटिंग ऐसा गेम मुझे तभी पता चला था कि ऐसा शूटिंग में एक गेम होता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, काफ़ी सिमिलर बाकी गेमों से। और उसके बाद मैंने ठान ली थी कि हाँ, मुझे करना है कुछ, तो शूटिंग में करना है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग लगा था शूटिंग गेम मुझे। फिर एक 9 साल 2009 से लेके 2014 तक मैं नासिक में क्रीड़ा प्रबोधिनी में शूटिंग किया। जब भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ से, राइफ़ल हो या एम्युनिशंस, और बाकी मेरा एकेडमिक का जो भी पूरा है वो उन्होंने सपोर्ट किया तभी। एंड 2014 से फिर अभी तक मैं पुणे में शिफ्ट हो गया, क्योंकि शूटिंग रेंज जो है काफ़ी, जो ओलंपिक लेवल की, वो पुणे में यहाँ पे है। और वहाँ यहाँ पे शूटिंग करके काफ़ी बढ़िया फ़ील होता है, क्योंकि उस लेवल पे जाने के लिए काफ़ी अच्छी सी रेंज चाहिए, उस तरह का माहौल जाहिर सी चाहिए। बात है कि जब आप किसी काम में रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट होता है, तभी आप अपना 100% दे पाते हैं। और जी। पेरिस ओलंपिक में तो बहुत से एथलीट्स एड़ी चोटी का जोर लगाकर पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, हर कोई उतना लकी नहीं रहा कि मेडल अपने नाम कर पाता, लेकिन आप उन लकी एथलीट्स में से एक हैं। अच्छा स्वप्निल, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम दूर से देखते हैं, हम लोग आप जितना डिसिप्लिन नहीं हो सकते, उतना ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर सकते। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या आप अपना सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का इनफैक्ट, क्या रूटीन बताएंगे? डेली तौर पर प्रैक्टिस कितने घंटे, कैसे रूटीन रखना होता है? क्या खान पान में भी कुछ कंट्रोल करना होता है? प्रैक्टिस कितना मांगता है? पेशेंस कितना मांगता है ये फील्ड? हाँ, जैसे कि मैम, कोई भी एथलीट हो, कोई भी डिसिप्लिन हो या कोई भी गेम हो, उसमें एक तो फिजिकल फिटनेस और डाइट, ये सबसे बढ़िया मतलब इम्पोर्टेंट होता है उस एथलीट के लिए। कि डाइट अच्छी तरीके से होना चाहिए, जो भी उसके बॉडी के लिए सूटेबल हो या जो भी उसके बॉडी गेम के लिए सूट हो, वो होना ज़रूरी है। बाकी फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक मसल्स हर एक इवेंट पे काम करती है। जैसे कि हमारे इसमें 3 पोजीशन में 3 पोजीशन है, नीलिंग, प्रोन एंड स्टैंडिंग। उसमें अलग-अलग मसल्स यूज़ होती है, तो उसके ऊपर काम करना एक बारीकी से, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ताकि मसल्स को ज़्यादा वर्कलोड ना आए, और ताकि अच्छे से वहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकें हम। तो एक अच्छे से वहाँ पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसको, तो वो सपोर्ट बन जाता है हमें शूटिंग में। और फिर मॉर्निंग में उठने के बाद योगा होता है, नॉर्मल रूटीन होता है थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ेज़ का। और जब ब्रेकफ़ास्ट होता है, तो ब्रेकफ़ास्ट में अपना जो भी कंफर्टेबल होता है हमें, जैसे कि शूटिंग जब थोड़ा-सा हेवी अगर हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो शूटिंग में दिक्कत आती है ब्रीथिंग का। तो अगर ब्रीथिंग में दिक्कत आती है, तो शूटिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो हमें कुछ लाइट ही खाना पड़ता है पहले जब शूटिंग से पहले ब्रेकफ़ास्ट में। एंड फिर 9 बजे से शूटिंग स्टार्ट होती है, तो लंच ब्रेक तक का शूटिंग होती है। बीच में थोड़े से ब्रेक लिए जाते हैं हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि अगर हाइड्रेशन ना हो अच्छे से, तो परफ़ॉर्म हम वहाँ पे अच्छे से नहीं कर सकते ट्रेनिंग। हाँ। तो वो होता है, और लंच ब्रेक के बाद थोड़ा-सा ब्रेक होता है खुद का, लाइक नॉर्मल रेस्ट थोड़ा-सा, क्योंकि इवनिंग को जिम सेशन भी होता है, तो जिम में रिकवरी होनी चाहिए, अब स्ट्रेंथ होना चाहिए काफ़ी बढ़िया से। तो उसके लिए एक नैप की ज़रूरत होती है, ताकि फ्रेश बॉडी वहाँ पे जिम कर सके। अच्छा, एंड में बस एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या स्वप्निल कुसाले बाकी लोगों जैसे, आम लोगों जैसे पार्टी करते हैं? पार्टी तो मैम पता नहीं, क्यों मैं तो पुणे में अकेले रहता हूँ, बस फ्रेंड लोग हैं, मैं भैया के घर पे जाता हूँ, अक्षय भैया के, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा से टाइम स्पेंड कर लेता हूँ घर पे। लेकिन स्वप्निल, अब एक हाँ। सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे। मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं। एक तो ये कि आप 10 से 12 साल घर से दूर रहे। आपकी माँ जो है सरपंच थी गांव की, आपके पिता टीचर रहे। माँ के हाथ का बना खाना आप कितना मिस करते थे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो आपकी कोचिंग से जुड़ा हुआ, कि आपने जब कोचिंग की और उसके बाद आप वहाँ पहुँचे नेशनल चैंपियनशिप में, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप में बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड होता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बराबर होती है हमारी नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग की। तो वहाँ पर आपने जो गगन नारंग पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा दिया, सनसनी फैला दी आपने, चैन सिंह को आपने हरा दिया, तो क्या उस वक्त आपको यह एहसास होने लगा था कि आप ओलंपिक मेडल अब दूर नहीं? जैसे कि सर, पहला क्वेश्चन आपका था कि घर को कितना मिस करते हो, तो अभी ऐसा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है।
और एक यहाँ पे भी रूटीन बन गया है, और अक्षय भैया ने कभी महसूस होने नहीं दिया कि तू घर से बाहर है या घर से दूर है, और भाभी ने कभी फील नहीं होने दिया कि घर का खाना कभी नहीं खाया ऐसे। तो जब भी घर जाता हूँ तब घर का खाना मिलता ही है, और ऑब्वियसली मम्मी का हाथ का खाना तो ऑब्वियसली मिस करता हूँ। तो और जैसे कि आपने बताया कि गगन भैया है या चैन सिंह है उनको हराया, तो ऐसा कुछ नहीं, वो गेम है और गेम में हार जीत तो होती रहती है, और वो भी एक लेजेंड है दोनों भी। उन्होंने काफ़ी बढ़िया से शूटिंग की है मेरे से पहले, और आई रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो। काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली है उनसे, तो वही मैं इस्तेमाल करता हूँ हर एक गेम्स में मेरे। और जो मैम ने सिखाया है तो उसी को मैं हर एक चीज़ में, हर एक कॉम्पिटिशन में दोहराता और हूँ जब भी और कोई अच्छे से शूटिंग खिलाड़ी करता हूँ। मैदान पर जाकर फतेह हासिल करता है, जीतता है, तो कोच को, गुरु को सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि रात दिन की मेहनत और कई सालों की मेहनत होती है जो दीपाली मैम के चेहरे पर साफ दिख रही है। चूंकि वक्त की कमी है, स्वप्निल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। दीपाली मैम इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। स्वप्निल आगे ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हासिल करें, बहुत से मेडल जीतें, देश का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया दीपाली जी, स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, पूजा खेड़